हाँ जी उर्वा। Innocence is an omen or prediction of something, and और क्या? in this I will understand that there is a vastness and a limitness of time, and reducedness of time. ओके अच्छा जी, जरा ट्रांसलेट ये जरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें। लाइन नंबर 43 and 44. The beggar's dog and widow's cat, feed them and thou wilt grow fat. Line number 42. 44. Hmm. The beggar's dogs and widow's cat, feed them and thou wilt grow fat. In this, the poet explains the beggars, the miserable life of beggars and his sufferings, and then he describes the soldier's best preparation may fail to achieve the unachievable or unattainable. नहीं बेटा, आप irrelevant बोल गए हो। The beggar's dog and widow's cat, feed them and thou wilt grow fat. जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सना। मैम यहाँ पे जो ब्लैक है ना वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम बैगर्स और के डॉग्स जो होते हैं यानी कि डॉग्स बैगर्स के भी डॉग्स को और जो कैट्स हैं उनके भी विडोज की अगर हेल्प करते हैं उनको फीड करवाते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे लिए वो जो है वो जो है ना वो हमें वेल्थ मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी। यानी कि अगर हम एनिमल्स के भी उनके विडोज को और उनके बैगर्स के डॉग्स को भी इवन कि हम उनकी हेल्प करते हैं तो उसका हमें ऑल्टरनेट जो है ना वो अच्छे में ही मिलेगा। इट्स मीन कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमें उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि फीड देम एंड सो यू विल ग्रो फैट। यानी कि ऑब्वियसली हम भी जो है ना हेल्दी हो गए, वेल्दी हो गए और हमें भी उससे जो है ना वो अच्छी चीजें मिलेगी। And we will we will well fed. ठीक है, तो फिर हम भी ज्यादा अच्छा वेल फेड होंगे तो मतलब लाइक हम ये कह सकते हैं तो कि गॉड ब्लेसिंग्स जो हैं वो फिर बहुत ज्यादा होंगी और वी विल वेल फेड। ठीक है कि हमें भी फिर अच्छा खाना मिलेगा अगर हम भूखों को देंगे। Yes, एक्चुअली इन दो लाइंस का मतलब ये है। लिख लें बेटा, इंग्लिश में लिखें इसको जरा पॉइंट्स। फीडिंग द एनिमल्स, feeding the animals belonging to people. Feeding the animals belonging to people who are in tough situations, who are in tough and miserable situations like beggars and widows, comma, will help you make sure that you are well fed. Will help you make sure that you are well fed. In the same way, पहले फुल स्टॉप लगा लीजिएगा वेल फेड के बाद। In the same way that cruelty comes back, in the same way that cruelty, C-R-U-E-L-T-Y, cruelty comes back at you, comma, generosity, Generosity, generosity rebounds back to you. Generosity rebounds back to you. You reap, in other words, we can say that you reap what you sow. You reap what you sow, SAW. जो काटोगे, जो बोगे वो काटोगे। और ये इस तरह से है ना, आई थिंक कोट कुछ इस तरह से है ना, प्रोवर्ब है
what you saw so shall you reap, ऐसे ही है ना, what you saw so shall you reap, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोवर्ब कुछ इस तरह से है, इसको इन वर्ड्स में लिख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताइएगा, ये तो हो गया ना लाइन नंबर 43 एंड 44 का। चले आज थोड़ा सा रिवीजन हो गई। अच्छा, हमने कल किया था लाइन नंबर 66 तक मैंने आपको पढ़ाया था, और लाइन नंबर 100 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। जरा बीच बीच में से सुन लेते हैं क्या? मैं एक जल्दी से एक गो थ्रू कर देती हूँ, ताकि जिसने नहीं भी पढ़ा उसका भी एक हो जाएगा। Every tear from every eye becomes a babe in eternity। अब यहाँ पे वो कहता है कि हर टीयर जो है, एवरी आई, वो बेब इन एटर्निटी, यानी कि अब वो डिजायर्स की बात कर रहा है इन लाइंस के अंदर। सॉरी, लाइन नंबर 64 था ना, टूल्स वर मेड एंड बॉर्न वर हैंड्स एवरी फार्मर अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो हो गया था कल हमारा कि हर फार्मर्स, एवरी फार्मर नोज दैट मैन मेक्स द टूल्स एंड गॉड मेक्स द हैंड्स, ठीक है। यहाँ है ना, टूल्स वर मेड एंड बॉर्न वर हैंड्स, एवरी फार्मर अंडरस्टैंड। इसको लिख लिया बेटा, एवरी फार्मर नोज दैट मैन मेक्स द टूल्स एंड गॉड मेक्स द हैंड्स, ठीक है। कि मैन टूल्स बनाता है और गॉड्स जो है वो हैंड्स बनाता है, यानी कि खुदा ने हैंड्स बनाए हैं और इंसान जो है वो टूल्स बनाता है। एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी। और वो कहते हैं कि ये जो टीयर्स हैं, अब यहाँ पे विलियम ब्लेक का एक माइस्टिक या विजनरी उसकी माइस्टिकिज्म या उसका विजन शो हो रहा है। वो कहते हैं कि टीयर्स आर आउटकम ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड एवरी डिजायर हैज इट्स ओन इमेज, ठीक है। एंड एवरी डिजायर हैज इट्स ओन बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी, यानी कि वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वो कहते हैं कि एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी। तो वो जो है बेब बन जाता है, यानी कि वो आपकी अपनी इमेजिनेशन में एक डिजायर बन जाता है, वो चाहे फुलफिल्ड है या अनफुलफिल्ड है, ठीक है। तो टीयर्स आर आउटकम ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड एवरी डिजायर हैज इट्स ओन इमेज, ठीक है। बेब है ना, बेब इन एटर्निटी। तो बच्चा क्या होता है, वो इमेज होता है अपने पेरेंट्स का। तो वो कहता है ये जो टीयर है ना, ये एक्चुअली इमेज है किसका? डिजायर का, ठीक है। देखिए लाइन क्या लिखी हुई है और इसके मीनिंग्स क्या है। तो मैंने आपको कल भी कहा था बेटा, इसके जो मीनिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा डीप है, इसलिए ख्याल से पढ़िएगा विलियम ब्लेक की पोएम्स जो है। तो एवरी डिजायर हैज इट्स ओन इमेज। इमेज यानी कि जो बेब है, यानी कि बेबी है, वो सिंबलाइज कर रहा है द इमेज ऑफ द टीयर को। और वो इमेज ऑफ टीयर किसका बच्चा है? वो हर उस डिजायर का बच्चा है जो कि अनफुलफिल्ड होती है, जो कि हमारी ऐसी डिजायर्स जो कि पूरी नहीं होती। दिस इज कॉट बाय फीमेल ब्राइड एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट। और ये जो है फीमेल ब्राइड्स जो है, ये फीमेल ब्राइड से कॉट होता है, यानी कि आप ऐसे से एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट। इसको हम कुछ यूं कह सकते हैं कि अब हम इसको फीमेल ब्राइड को क्या कहेंगे? हाँ जी भाई सना, क्या कहेंगे भाई फीमेल कि दीज जो ये जो टीयर्स हैं, टीयर्स ऑफ डिजायर, ये एक्चुअली माउल्डेड हो जाते हैं बेबीज में, और दे कम द मोस्ट डिजायरस मदर्स एज गिफ्ट्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। और ये जो है मोस्ट डिजायरस मदर्स से आते हैं एज अ गिफ्ट ऑफ द लाइफ। ऐसी मदर्स जो कि बहुत ज्यादा मतलब डिजायरस होती हैं। तो ये बच्चे जो हैं उन माओ के होते हैं जो कि डिजायर्स जो हैं, जो बहुत डिजायरस होती हैं, जिनके अंदर मतलब औरतों के अंदर ज्यादा होता है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और औरत को कहा गया ना कि वो फितना है, वही मर्द को मजबूर करती है कि वो हराम कमाता है, और वही मर्द को मजबूर करती है कि वो हलाल कमाता है। तो ये यहाँ पे वही चीज वो बता रहा है कि दिस इज कॉल्ड बाय फीमेल ब्राइड। ये जो बच्चे हैं एक्चुअली ये उस फीमेल ब्राइड, ऐसी फीमेल्स, ऐसी मदर्स जो कि बहुत ज्यादा प्लेजर परस्यूट्स में मतलब हिस्सा लेती हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। तो एंड रिटर्न टू इट्स ऑन डिलाइट, और वो फिर अपने ही डिलाइट की तरफ रिटर्न हो जाती हैं, यानी कि उन्हीं के बच्चे जो हैं उनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। द ब्लीट, ब्लीट बेटा शीप को कहते हैं, द बार्क डॉग को कहते हैं, यानी कि शीप की आवाज को ब्लीट कहेंगे, बार्क डॉग की आवाज को कहेंगे, बेलो ऑक्स की आवाज को कहेंगे, एंड रोर लायन।
ठीक है, कि लायन रॉर करता है, ऑक्स बेलो करता है, डॉग बार्क करता है और शीप जो है वो ब्लीट करता है। आर वेव्स दैट बीट ऑन हेवन शोर, ये जो है अगर ये जानवर जो है इन पे जुल्म होता है या ये रोते हैं कराते हैं तो दैट मूव्स द हेवन टू रेज। द बेब दैट वीप्स द रोड बेनेथ, और वो बच्चे जो कि मेल ट्रीटेड चिल्ड्रन होते हैं, ऐसा बच्चा, ऐसा मॉल ट्रीटेड चिल्ड्रन चाइल्ड जो होता है, वीव्स द रोड बेनेथ, जो कि एक रोड के नीचे रोता है, सॉरी जिसके ऊपर क्रुएलिटी की जाती है, यानी कि वो मेल ट्रीटेड होता है, उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, राइट्स रिवेंज इन रियल डेथ, और वो क्या होता है, रिएक्ट्स इन रिवोल्ट एंड रिवेंज। ठीक है, तो वो राइट्स रिवेंज यानी कि दैट रिएक्ट्स इन रिवोल्ट एंड रिवेंज, तो वो रिवेंज जो है वो आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है अगर हम किसी बच्चे के साथ, किसी गरीब बच्चे के साथ चाइल्ड लेबर, किसी बच्चे से चाइल्ड लेबर करवाते हैं या उसके साथ मेल ट्रीट करते हैं। इन द realm of death, the beggar's rags fluttering in air, thus to rags the heaven tear। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बेटा, बेगर्स रैग जो है वो जो फ्लटर हो रहे हैं, उर्दू में मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका इंग्लिश में बताती हूँ। और यहाँ पे कहते हैं ये जो मांगने वाले होते हैं, बेगर्स होते हैं, उनके जो रैग्स होते हैं, उनके फटे पुराने जो कपड़े होते हैं जो फ्लटर कर रहते हैं हवा में, डस्ट टू रैग्स द हेवन टीयर, तो ये क्या हेल्प ब्रिंग्स हेवन टू ग्रीफ, तो इसकी वजह से जो हेवन है वो भी ग्रीफ में आ जाती है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द। एक्चुअली दैट इज अ सटायर ऑन द लंदन सिटी। ठीक है, कि इतने खूबसूरत सिटी के अंदर जहाँ पे हर कोई अमीर है, हर किसी को के पास पैसे की कमी नहीं है, अब वहां पे भी क्या बेगर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे वो क्या कहता है, द बेगर्स रैग फ्लटरिंग इन एयर डज द रैग्स टू हेवन, तो दिस इम्प्लाइड द आइडिया दैट द पुअर डिजर्व केयर एंड हेल्प। ठीक है, ये जो पुअर हैं वो डिजर्व करते हैं केयर और हेल्प को, और ये क्या उनके जो कपड़े हैं वो ब्रिंग हेवन टू ग्रीफ, यानी कि क्या वो हेवन को ग्रीफ में नहीं लाएंगे। द सोल्जर आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड गर्ल पैलसीड स्ट्राइक्स द समर गन, अब यहाँ पे सोल्जर आर्म की बात क्यों हो रही है, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो सटायर। ये जितने भी इम्पेरियलिस्टिक नेशंस हैं जो कि हर वक्त अपने सोल्जर्स को सॉर्ड एंड गन्स के साथ लेस रखती हैं फॉर नो रीजन, अपने मुल्क में उनके बैगर्स हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में के लिए उनके फौजी हमेशा तैयार रहते हैं कि आज हमने फलाने मुल्क में हमला कर देना और फिर हमने किसी और मुल्क में हमला करना है। तो वो यहाँ पे कहता है कि सोल्जर्स आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड गन पैलसीड स्ट्राइक, तो वो कहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड एंड गन्स हैं जिसमें सोल्जर आर्म्ड हुए हैं, दीज आर इन वेन विदाउट गेन। ठीक है, ये सब इन वेन है विदाउट गेन, क्यों, क्योंकि पैलसीड स्ट्राइक द समर सन। इस तरीके से क्या होता है कि ये जो पैलसीड स्ट्राइक्स क्यों कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है कि मतलब इन दैट दीज ऑल आर्म सोल्जर्स और दीज और वॉर जो है वो कुछ भी नहीं है, दीज आर इन वेन विदाउट गेन। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, पैलसीड स्ट्राइक द समर गन। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लिखिएगा, लिखे जरा इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है इन लाइंस का। द बेस्ट एफर्ट्स एंड प्रिपरेशन फेल, द बेस्ट एफर्ट्स एंड प्रिपरेशन फेल when targets are dreamed, fail when targets are in vain without gain, the best efforts and preparation fail when targets are in vain without gain। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखें कि ब्लेक मीन्स टू अवॉइड रनिंग आफ्टर इल ड्रीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Here Blake means to avoid running after ill dreams and objectives, और unattainable desires लिखें, and unattainable desires।
फिर आगे देखें, वो कहता है द पुअर मैन्स फार्थिंग इट्स वर्थ मोर देन ऑल गोल्ड ऑन अफ्रीका's शोर। फिर वो कहता है यहाँ पे कि वो जो पुअर मैन फार्थिंग इट्स वर्थ मोर, जो अपने एक लिटिल मतलब पुअर मैन की एक लिटिल अगर हम हेल्प करते हैं फ्रॉम वीक एंड पुअर, ठीक है, एक वीक और पुअर एक लिटिल हेल्प करते हैं अगर हम एक कोई भी एक जिसके पास कम है, ठीक है, वो यहाँ पे वो कह रहे हैं एक पुअर मैन अगर किसी की भी मदद करता है अपने किसी एक छोटे से सिक्के से भी, तो वो कहते हैं कि उसकी वर्थ मोर है देन ऑल गोल्ड ऑन अफ्रीक शोर। उस गोल्ड से ज्यादा वैल्यू है जो कि किसी माइटी या वेल्दी पर्सन ने ऑफर किया। और सदका कौन सा कबूल होता है? जब आप कम में दे देते हैं। घर में अगर कम सालन बना हुआ है और अगर आप उसमें से एक प्लेट निकाल के किसी को दे दें और वो बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, तो उस सदके की कीमत ज्यादा होती है बेटा, एज कम्पेयर टू एक वेल्दी पर्सन है और उसकी बहुत ज्यादा हैसियत है और उसमें से वो 100 या 150 या 1000 भी निकाल के देता तो उसकी वैल्यू कम है। एवरेज कम हो गई ना, परसेंटेज कम हो गई। तो परसेंटेज कब ज्यादा होती है कि आपके पास जितना है उसमें से मैक्सिमम निकाल दें, और अगर कोई गरीब निकाले फिर उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वो बात कर रहा है कि द पुअर मैन फार्थिंग इज मोर, कि एक जो पुअर मैन जो चैरिटी करता है उसकी वर्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक रिच पर्सन के, ठीक है। तो अ लिटिल हेल्प फ्रॉम वीक एंड पुअर is far greater value than the help offered by the mighty and wealthy person, ठीक है। लिख लें, a little help from weak and poor is far greater value than the help offered by the mighty and wealthy then all gold on Afric shore। अच्छा ये तो हो गया mighty और wealthy को कहा गया Afric shore। मैन मैन यहाँ पे अफ्रीक शोर उसको कोस्टल एरिया ऑफ अफ्रीका को भी कहा हुआ है ना कि ऑल द गोल्ड के, उससे भी यानी कि जितने भी अफ्रीका के जो साहिल है उसके गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है पुअर मैन की जो एक क्वार्टर ऑफ पैनी है, यानी कि मनी है छोटा। एग्जैक्टली वो जो कोस्टल ऑफ अफ्रीका है जो कि बहुत ज्यादा रिच है इन गोल्ड, उससे उसकी जो 1 पेनी है उससे भी ज्यादा इसकी कीमत है। अच्छा, 1 might wrung from the laborer's hand, वो कहता है यहाँ पे कि एक माइट जो कि सॉरी एक कॉइन जो होता है फ्रॉम या मनी जो है वो जो अर्न किया जाता है विद हार्ड ऑनेस्ट लेबर से, ठीक है, लेबरर है। 1 might wrung कि एक कॉइन जो है वो अगर हलाल रोजी के तहत कमाया जाता है, या 1 coin ऑफ जिसे कहना चाहिए ट्रिपल वैल्यू मनी, लिख लें ट्रिपल वैल्यू मनी, 1 coin of triple value money earned with hard honest labor, earned with hard honest labor shall buy and sell the miser's land। तो ये जो है मिजर लैंड को जो है वो बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है, यानी कि वो कहता है कि ऑनेस्टी जो है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उससे एक मिजर लैंड जो है एक कंजूस की जो कायनात है वो भी खरीदी जा सकती है, उसकी जायदाद भी खरीदी जा सकती है अगर हम ऑनेस्टली काम करें तो। बिकॉज बेटा सक्सेस का मैंने आपको बताया था कोई शॉर्टकट नहीं होता, और 2 नंबरी जो होती है झूठ के जरिए जो भी चीज कमाई जाती है वो कुछ लम्हों के लिए होती है, हार्डली 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल, वो एवर लास्टिंग नहीं होती क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक है ना। तो वो चीज आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर आप हार्ड ऑनेस्ट लेबर के साथ कुछ भी कमाते हैं, आप सिंगल पेनी भी कमाते हैं, तो उसके उन्हीं से उसी सिंगल पेनी में अल्लाह ताला की इतनी बरकतें नाजिल हो जाती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, काउंटलेस ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप गेन कर जाते हैं, तो उसकी वजह से आप जो है नीदरलैंड भी खरीद सकते हैं। और if protected on high does that whole nation sell and buy। और अगर इसी ऑनेस्टी को, इसी हार्ड ऑनेस्ट लेबर को अगर आई थिंक इसको क्या कहेंगे हम, सपोर्ट किया जाए, ठीक है, मजीद इसको प्रोपेगेट किया जाए या इसको मजीद फ्लोरिश किया जाए, तो होल नेशन सेल एंड बाय हो सकती है, ठीक है। तो पूरी नेशन जो है वो इन अ प्रोस्पेरस जो है कंडीशन वो सिचुएशन तक पहुंच जाएगी।
He who mocks the infant faith shall be mocked in age and death. और वो जो अब एक छोटे से बच्चे, एक मासूम बच्चे का फेथ जो है उसको शैटर करता है, shall be mocked in age and death, तो वो अपनी एज और डेथ दोनों में उसको सजा दी जाएगी. He who shall teach the child to doubt the rotting grave shall never get out. तो वो जो बच्चे को डाउट सिखाता है, शक सिखाता है, the rotting grave never get out, तो वो उस rotting grave से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, यानी कि उसकी जो ग्रेव होगी वो उस पर बहुत भारी होगी. He who respects the infant faith triumphs over hell and death. वो जो infant faith की रिस्पेक्ट करता है, एक बच्चे की मासूमियत की, उसके फेथ की रिस्पेक्ट करता है, वो over hell and death जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है. The child's toy and the old man reason are the fruits of two seasons. और वो कहते हैं ये जो बच्चों के टॉयज हैं और ओल्ड मैन रीजन, यानी कि एक बच्चे की जो मासूमियत होती है, उसकी इमेजिनेशन होती है, और ये जो ओल्ड मैन रीजन होती हैं, ये क्या है, ये आर फ्रूट, ये इन बोथ स्टेजेस, मतलब आर द फ्रूट्स ऑफ टू सीजन्स क्यों कहा जा रहा है, ये दोनों स्टेजेस जो हैं, इन बोथ स्टेजेस ह्यूमन माइंड इज वीक एंड फ्रेल. ठीक है, इंसान का माइंड बुढ़ापे में भी और बचपन में भी वीक भी होता है और फ्रेल भी होता है. एट दैट टाइम अगर आप बच्चे की इनोसेंस, जिन बच्चों का बचपन बहुत सख्त गुजरा होता है ना, वो बाज़ औक़ात सारी उम्र के लिए जो डर बच्चे के बचपन में जहन में बिठा दिया जाता है, वो सारी उम्र उसको तंग करता है. जिन बच्चों ने बचपन में अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी होती हैं, वो जवान हो के भी उस खौफ और उस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकते. ठीक है, माँ बाप तो खैर उस टाइम क्योंकि यंग होते हैं, जज्बाती होते हैं, उस वक्त उनको ये बात समझ नहीं आती, लेकिन उनके बच्चे की पर्सनैलिटी किस हद तक शैटर होती है, ये बहुत सोच की बात है. और बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इधर बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी बैठी हुई हैं, अनमैरिड खवातीन भी बैठी हुई हैं. मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, देखें बेटा, घर चलाने में एक औरत का बहुत बड़ा रोल होता है. 95% रोल औरत का होता है. ठीक है, औरत का रोल होता है. कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, ये सोच के बर्दाश्त कर लीजिएगा कि घर तो मेरा है, तो अच्छी बात है कि मैं इसके अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं. आपका दिल करता है ना कि जो अच्छे अच्छे काम हों उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होनी चाहिए. एमए इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स मेरे होने चाहिए, तो व्हाई नॉट कि हम अगर अपने घर में भी हैं तो हाईएस्ट मार्क्स फिर मेरे होने चाहिए ना, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मेरी होनी चाहिए, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बढ़कर है ना. हम यही कहते हैं ना, ऊपर वाला हाथ, हदीस में हम यही पढ़ते हैं, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है. तो बेटा ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा हाथ ऊपर ही रखिएगा, नीचे नहीं करना. ये नहीं कहना कि वो तो मेरा इतना नहीं करता तो मैं क्यों करूं. ये सोच लीजिएगा कि बच्चे हमारे दोनों के अपने हैं, और मेरे अगर चुप रहने से इन बच्चों की अगर पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है देन वेल एंड गुड. और यकीन करें ये कुछ अरसे की बात होती है, बच्चे बस 10 से 11 साल के होते हैं ना जब, तब तक वो मैच्योर हो चुके होते हैं, उनकी एक सोच बन चुकी होती है, और उस वक्त तक मियाँ बीवी भी लड़ लड़ के वैसी तंग आ चुके होते. ठीक है, तो 10-11 साल का होने दे अपने अपने बच्चों को, उसके बाद देखें कि लाइफ कैसे टर्न लेती है. लेकिन आपने पहले 10-11 साल अगर अपने बच्चे के स्पॉइल कर दिए ना, यकीन जाने वो बच्चा आपका कभी मेंटली वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकेगा. ठीक है, तो अपने बच्चों की फर्स्ट 7 to 8 11 ईयर्स तक सपोर्ट बनिएगा, क्योंकि उस वक्त बच्चा वीक होता है, मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी. और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि बेटा आज वो कमज़ोर हैं, कल हम कमज़ोर होंगे. हमारे ऊपर हम जो उनके साथ बचपन में करते हैं ना, वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप के साथ करते हैं. आपका जैसा बिहेवियर है ना बच्चों के साथ पहले 10 से 11 साल में, उन्होंने आपकी आखिरी एज में वही कुछ आपके साथ करना है. इसलिए सोच के उन बच्चों के साथ कुछ भी कीजिएगा, उन बच्चों के सामने सोच के कुछ रिएक्ट कीजिएगा, क्योंकि उनकी फितरत डेवलप हो रही होती है उस टाइम. तो उनकी चाइल्ड इनोसेंस को जब हम शैटर कर देते हैं, और जो माँ बाप हर वक्त लड़ते रहते हैं और बच्चों का अपने माँ बाप के ऊपर से एतमाद उठ जाता है, बेटा वो कभी किसी के ऊपर एतमाद नहीं कर पाता. तो इसलिए अपने बच्चों की इनोसेंस की प्रोटेक्शन आप लोगों ने खुद करनी है. ठीक है, अच्छी माएँ बने, आप देखें जिंदगी में कैसे सुकून आता है. और
मैं आपको एक चीज बता दूं, सुकून आपने खुद क्रिएट करना है अपने घर के अंदर, और उसका फायदा आपको खुद को होगा, सबसे ज्यादा फायदा भी आपको ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। आर द फ्रूट्स ऑफ टू सीजन, ये टू सीजन हैं। आज वो बच्चे हैं कमजोर हैं, कल हम कमजोर होंगे। कहते हैं ना बूढ़े और बच्चे का दिमाग एक ही जैसा होता है। तो अभी मुझे अक्सर कभी कभी गुस्सा भी आ जाए ना, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वो करती थी, मतलब कंट्रोल करती थी। अब मैं अगर कभी गुस्सा हो जाऊं तो यकीन जाने, आप यकीन जाने, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूं काम में। उस दिन मैं सिर्फ अपने बच्चों से सिर्फ इस बात पे नाराज हो गई थी कि एक बेटे ने मेरे कह दिया था कि मामा ये जो पराठा है ना ये ठंडा है, हालांकि मैंने उसी वक्त बना के रखा था। और दूसरे ने कहा नहीं मामा ये अंडा फ्रेश नहीं बना। तो मैं इस चीज पे उनसे नाराज हो गई थी कि बेटा आपने अल्लाह के रिस्क की नाशुक्री की है। और मैं ये कह के अंदर लेट गई थी, और यकीन जाने मेरे दोनों बेटे मेरे पैर दबा रहे थे, अच्छा मामा सो रहे, हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने आपसे बात ही नहीं करी। तो बेटा अपने बच्चों को मार तक मत लेके आइएगा, उनकी इनोसेंस है ना उसको इनोसेंस तक ही रहने दें। बस यहाँ तक होना चाहिए कि माँ ना बोले तो बच्चे को फिक्र हो जाए मेरी माँ आज मुझसे नहीं बोली। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे कभी गुस्सा भी आ जाए ना तो मेरा बड़ा बेटा सिर्फ मुझे वो प्यार से ना माई कहता है, माँ से माई ना, तो वो मुझे हमेशा यही कहेगा अच्छा माई, अच्छा चले माई, माफ कर दे माई। तो मेरी मेड अक्सर हंस रही होती है, वो कहती है बाजी आपके बच्चे आपको ऐसे क्यों कहते हैं, अच्छा यार चल आप भी यार। वो मुझे जब उसको मूड हो रहा होता है कुछ वो करने का तो वो हमेशा मुझे कहता है आप ही यार चल ये बना। तो दीज आर द थिंग्स बेटा, ये अब आपने खुद आपस में रिलेशंस कायम करने हैं, ये बिल्डअप आपने खुद करने हैं। उसके बीच में आपने कभी अपनी जॉब को नहीं लाना, अपनी पढ़ाई को नहीं लाना। आपका आपके बच्चे के साथ बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, हस्बैंड के साथ उस वक्त बनेगा जब आपका बच्चों के साथ बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होगा। समझ आ रही बात? तो दीज आर द थिंग्स, ये बड़ी बेटा मैटर करती है। तो अपने और बच्चों के दरमियान किसी तीसरी चीज को नहीं आने दीजिएगा। मैंने सारी उम्र जॉब इसलिए नहीं की कि मेरे बच्चों के और मेरे दरमियान जॉब आ जाएगी, और मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इसीलिए छोड़ी थी मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान जॉब आ जाएगी। आज बड़े हो गए, कर रही हूँ, सारे काम ही हो रहे हैं, लेकिन वो जो पहले 10 से 11 साल होते हैं बेटा वो बच्चों के होते हैं, वो उनको दें। आज वो मेरे साथ खड़े हैं ना, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की वजह से ही चल रही हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स के पहले बुनियादें तो खड़ी कर लें फिर आगे चलिएगा। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। द क्वेश्चन हु सिट्स सो स्लाई, ठीक है, shall never know how to reply। और एक पॉइंटलेसनेस ऑफ डाउटिंग जो होती है, क्वेश्चन हु सिट्स सो स्लाई, कि जहां पे आपको डाउट होता है, ठीक है, द पॉइंटलेसनेस ऑफ डाउटिंग होती है। और shall never know how to, और वो क्या होता है, द पॉइंटलेस ऑफ डाउटिंग फॉर द सेक ऑफ डाउटिंग, फॉर द सेक ऑफ डाउट। अब यहाँ पे देखें, द क्वेश्चनर हु सिट्स सो स्लाई, बाज औकात हम लोग कोई बात समझना चाह नहीं रहे होते और फिर हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दलीलों पे दलीलें, फेसबुक खोल के देख लें क्या हो रहा होता है, एक पोस्ट शेयर की नहीं उसके बाद जो आर्गुमेंट एंड डी आर्गुमेंटेशन स्टार्ट होती है उसका कोई एंड होता है? तो क्या है, वी आर जस्ट लाइक द क्वेश्चनर, क्योंकि हमारे अपने जो माइंड है दीज आर शैटर्ड माइंड, हमारी एक तो सोच है कोई नहीं, ठीक है, और फिर क्या है, हम पता नहीं कितने शकों में पड़े हुए हैं कि हम ये करें कि ना करें, करें कि ना करें। और फिर क्या होता है, क्योंकि हमारी नीयत नहीं होती करने की तो हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। देखिए बेटा अच्छा सवाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को हर वक्त क्वेश्चंस में उलझाए रखना, दैट इज द रॉन्ग थिंग। ठीक है ना, वो गाय वाला वाकया याद है ना आपको, सूरतुल बकरा में जो आया है कि गाय काली होनी चाहिए कि पीली होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, तो दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि वो लोग अमल नहीं करना चाहते थे, ये वो बेअमल क्वेश्चनर की बात हो रही है जो कि राइट डायरेक्शन फॉलो नहीं करना चाहता, और वो हर वक्त क्वेश्चंस में पड़ा रहता है, डाउट्स में पड़ा रहता है, पॉइंटलेसनेस ऑफ डाउट की डाउटिंग में पड़ा रहता है, फॉर द सेक ऑफ डाउट। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाउट।
कि ये चीज शक में पड़ी रहे और मुझे काम करना ही ना पड़े। ठीक है, जैसे मोस्टली आप देखें, अगर किसी को बता देना यार आईब्रोज बनाना हराम है और हस्बैंड के लिए तो कर सकते हैं, आगे से जवाब ये आता है कि जी हस्बैंड की खुशी के लिए कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या अहादीस बदल जाती हैं हस्बैंड की खुशी के लिए? क्या कुरान की आयत बदल जाएंगी हस्बैंड की खुशी के लिए? आप सिर्फ उतना ओबे कर सकते हैं जितना अल्लाह ने कहा है, अल्लाह से आगे कोई भी नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी कुछ कहा है वो अल्लाह ताला के हुक्म से कहा है, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं कहा। तो ये कह देना आगे से कि जी मैं तो अपने हस्बैंड की खुशी के लिए करती हूँ क्योंकि शायद मैं उनको ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ और हस्बैंड को के लिए बनना संवरना जो है वो जायज है, बिल्कुल जायज है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जायज, लेकिन जो चीज हराम है वो तो हराम ही रहेगी। तो आप एक वो चीज छोड़ दें, बाकी पूरा तैयार हो जाए, ठीक है, अच्छा बोल लें उनके साथ, प्यार से बात कर लें, चिढ़ के बात ना करें। तो ये भी तो किया जा सकता है, जरूरी तो नहीं है कि आपने वो एक आईब्रोज को लेके ही वो हराम को हलाल और हलाल को हराम, और फिर क्या, फिर हम डाउट में पड़े रहते हैं, नहीं नहीं अच्छा ये क्यों, कैसे, किस लिए, कब। तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन दर क्वेश्चन के अंदर पड़ जाते हैं, सवाल दर सवाल, और अमल हमने कोई करना कोई नहीं होता। He who replies to words of doubt doth put the light of knowledge out। और ऐसा इंसान जो कि रिप्लाई करता है वर्ड्स ऑफ डाउट को, डॉट पुट लाइट ऑफ नॉलेज आउट, तो वो जो है ये जो नॉलेज जो है उसको, यानी कि आप ऐसे समझ लें वो कहने के ऐसे लोग जो कि हर वक्त डाउट में पड़े रहते हैं उनको जवाब देना, उनके सामने खामोशी इख्तियार करना ज्यादा बेहतर है रादर देन कि हम उनको क्वेश्चंस के आंसर दें, क्योंकि उनकी जो इग्नोरेंस लेवल है वो वैसी की वैसी रहेगी, आप उनको जितना मर्जी समझा लें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा बेहतर है कि जी आप खामोश रहें रादर देन कि आप इस तरह के क्वेश्चनर्स को आंसर दें जो कि सीखना चाहते ही नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन एवर नोन केम फ्रॉम सीजार्स लॉरियल क्राउन। अब यहाँ पे वो जो है सीजार कौन था? सीजार वॉज द लीडर ऑफ मिलिट्री एम्पायर। और यहाँ पे वो कहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है जो कि एवर नॉन है वो सीजार लॉरियल क्राउन के तौर पे आता है, जिसने क्या कहा था, क्या किया था, नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस, जिसने ना सिर्फ ह्यूमन रेस को डिफॉर्म कर दिया था, यानी कि इसने कत्ल कर दिया था। लाइक टू आर्मर आयरन ब्रेस, सिर्फ किस लिए, ताकि वो जो है लाइक टू आर्मर आयरन ब्रेस, ताकि वो अपना एक हुकूमत जो है उसको कायम कर सके। When gold and gem adorn the plow to peaceful art shall end by bow। जब गोल्ड और जेम जो है सॉरी ये जो लाइफ ऑफ पीस और लग्जरी जो होती है, व्हेन गोल्ड एंड जेम अडोर द फ्लो टू पीसफुल आर्ट शैल एंड बाय ग्रो। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर तो इन प्रोस्पेरिटी, अगर अबंडेंट वेल्थ भी हो और एडोन द फ्लो टू पीसफुल आर्ट शैल एंड बाय ग्रोथ, तो अगर तो गोल्ड और जेम के पीछे ही भागते रहे हम और adorn the flow to peaceful art shall end by bow, तो अगर हम एडोर करें इस फ्लो को, तो किसको, कि हम जो मेहनत करते हैं फॉर द लाइफ ऑफ पीस और लग्जरी, तो क्या होगा, तो पीपल के अंदर एक पैशन ग्रो करेगा, उनके अंदर एक अनरिस्ट्रेन्ड लव जो है वो ग्रो करेगा, और एनवाई जो है वो हमेशा खत्म हो जाएगा। A riddle or cricket cry is to doubt A riddle or cricket cry is to doubt a fit reply। और एक जो वेग रिप्लाई होता है वो फिट और सूटेबल आंसर है टू वेग क्वेश्चन। ठीक है, रिडल और क्रिकेट क्राई किसे कहते हैं? हम इसको कहेंगे कि अ वेग रिप्लाई इज फिट एंड सूटेबल आंसर टू वेग क्वेश्चन। एक वेग क्वेश्चन का, एक डाउट फिट का, एक डाउट क्वेश्चन का एक डाउटफुल ही आंसर होना चाहिए, यानी कि उसका कोई सीधा आंसर तो होता ही नहीं है। The element itch and eagle smile make lame philosophy to smile। वो कहते हैं ये जो element inch यानी कि आंट की जो इंच होती है, आंट के जो कदम होते हैं, और ईगल्स के जो माइल, ईगल्स जो अपने माइल्स जो है वो पार करता है, मेक लेम फिलोसफी टू स्माइल। तो ये जो फिलोसफिकल रीजंस जो हैं
वो इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि एक आंट जो है वो 1 इंच कदम क्यों रखती है और ईगल जो है वो कई माइल क्यों पार कर जाता है। अब यहाँ पे वो जो फिलोसोफर्स जो हैं, जो लेम फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, जो कि हर वक्त एक होता है बेटा नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, नॉलेज फॉर नॉट विजडम सेक। मैंने आपको कहा था ना कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं, बाज लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना उनके अंदर थोड़ा इल्म का तकब्बुर ज्यादा आ जाता है, स्पेशली जो थोड़े से फिलोसोफर से होते हैं। अभी रिसेंटली एक खातून के साथ हुआ मेरा, आप समझ लें कि स्टूडेंट ही थी, शी वॉज MSc इन साइकोलॉजी और MSc इन मैथ्स और तीसरा भी उसका कोई सब्जेक्ट था और उसने किसी हॉस्पिटल में एज ए साइकोलॉजिस्ट जॉब भी की हुई थी, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी। लेकिन आप यकीन करें जब मेरी उससे बात हुई ना, तो सिवाय इसके कि वो हर बात में एक कीड़ा निकाल लेती थी, लाइक अगर मैं कोई सेंटेंस तो उसके आंसर का रिप्लाई भी करती थी तो वो उस क्वेश्चन मतलब मेरे रिप्लाई के अंदर का एक वर्ड निकाल के और वो कहती थी ये वर्ड आपको इस मैसेज में ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था। तो मैं लिटरली आई वाज जस्ट, और मैं दुआएं मांग रही थी या अल्लाह ये स्टूडेंट किसी तरह ना मेरी एकेडमी छोड़ के चली जाए, यकीन करें। और मुझे अंदाजा हो गया था कि ये इस एकेडमी में ज्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि देखिए बेटा ठीक है MSc साइकोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड है, MA इंग्लिश एक डिफरेंट फील्ड है। आप MSc साइकोलॉजी करके ये नहीं समझ सकते कि जी यार मैंने MSc मैथ्स किया साइकोलॉजी तो मुझे लिटरेचर भी पूरा आता है। तो इंसान उस वक्त सीख सकता है ना कि जब टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। तो ये वही लेम फिलॉसफी होती है कि नॉलेज फॉर नॉलेज से, कि जी मैंने नॉलेज सिर्फ इसलिए हासिल किया है कि मैं लोगों की बातों में कीड़े निकाल सकूं, बस। आपने इस स्टेटमेंट में ऐसे नहीं कहना था, आपको ऐसे कहना चाहिए था। और लिटरली मैं मतलब वो जाहिर बात है बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ मुझे गुस्सा ना आए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दफ़ा भी उसकी किसी बात पे गुस्सा नहीं आया। मैं डेली जब उससे बात करती थी या कभी उसका मैसेज भी आ जाता था तो रिप्लाई तो मैं अल्लाह ताला से यही कहती थी या अल्लाह मुझे इतना सब्र दे दे कि मैं इस बंदी को बर्दाश्त कर। तो बाज ऐसे भी लोग होते हैं कि इतना पढ़ने के बाद उनको अपनी 2 या 3 डिग्रीज पे इतना नाज होता है कि हर बंदे के बैठ के कीड़े निकालते। तो मैं बड़ी हैरान हुई, वो मुझे तो उस बात पे बड़ी हंसी आई। एक दिन मैंने उसको पता नहीं क्या मैसेज किया और बीच में लिटरली उस मैसेज के अंदर एक वर्ड ऐसा था, आई थिंक मैंने रिक्वेस्ट लिखा था या क्या लिखा था, उसने कहा नहीं आपको रिक्वेस्ट नहीं लिखना चाहिए था, आपको अर्ज लिखना चाहिए था। अब मुझे बताएं रिक्वेस्ट और अर्ज में फर्क क्या? आई वॉज जस्ट मतलब इस हद तक कि मुझे ऐसे लगता था कि यार इसने शायद जस्ट मेरी सेंटेंसेस की मार्किंग करनी है ना, इस हद तक शी वॉज कीन इन पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स। तो आई वॉज जस्ट, मैंने कहा शी इज जस्ट अ साइको एंड पता नहीं इसकी फैमिली इसको कैसे बेयर करती। तो बड़ा मेरा अभी पिछले महीने एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल न्यू स्टूडेंट थी और मैं वाकई अल्लाह से दुआ कर रही थी या अल्लाह ये खुद चली जाए, बिकॉज मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकती कि मेरी एकेडमी छोड़ के चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अंदाजा हो गया था कि क्योंकि जाहिर बात है जब आप 100% अपने आप को समझ रहे हो तो आपने तो फिर मुझे कुछ नहीं समझना ना। तो ये वो वाला जो है ना, मुझे यहाँ से वो फिलोसफी वो वाली बात याद आ गई कि फिलोसफिकल रीजनिंग कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ये फिलोसफिकल रीजन आपको ये नहीं बता सकती कि वाई के एक जो है